नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये 41 वीडियो है। इससे पहले जो है हमने 40 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जिनको एसएससी एमटीएस 2023 देना है, जो आगामी मंथ से शुरू हो रही है। साथ ही साथ जिनको सीजीएल का मेंस देना है, जो अभी रिजल्ट आना बाकी है, और अब जो अभी करंट में चल रही है एग्जाम सीएचएसएल देना है, या फिर यूं कहे कि जहां जहां जीके जीएस पूछी जाती है वहां वहां ये जो है आपके सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस सीरीज में कौन सी क्वेश्चन होती है, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ जो बाय करते हैं वो पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में वो क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी के द्वारा हाल फिलहाल में ज़्यादा बार रिपीट किए गए, उनसे संबंधित सभी फैक्ट के साथ आपको बताता हूं ताकि कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसमें 50% मेरे तरफ से गेसिंग क्वेश्चन होते हैं और 50% जो है आपके एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चनों से उठाए हुए फैक्ट के अनुसार होता है। तो जाएगा कहाँ, जैसे कि आपने पास्ट में देखा, मैंने कई सारे सीरीज चलाए, प्रैक्टिस सेट जैसे जीडी का चलाए, एमटीएस का चलाए, सीजीएल के लिए भी चलाए थे। तो सभी से जो है क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम में लड़े। आशा करता हूं कि ये भी उतनी ही बेनिफिट आपको देगी और कहीं ज्यादा ही देगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। ये पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ की जानकारी दे दी जाएगी। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन? तो जो वेस्ट कोस्टल प्लेन का हिस्सा नहीं है ये है आपका कोरोमंडल तट जी। अभी आपको मैं इमेज से समझाऊंगा कि कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, कोकन तट किसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा कन्नड़ तटीय मैदान किसे कहते हैं, ये सभी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। फिलहाल आंसर क्या है, कोरोमंडल तट है। ये पूर्वी साइड में आ जाता है, यहाँ पर ही आ जाता है ये, ठीक है। ये हमारा इंडिया का नक्शा है। ये जो आपका जो ये भी जैसा है, तो भी पे यहाँ तमिलनाडु है, और ये वाला हो गया आपका पूरब साइड, ये पश्चिम साइड है। तो यहाँ वाले से यहाँ वाले तट को हम पश्चिमी तट कहते हैं। अभी नक्शा दिखाऊंगा। पश्चिमी तट मैदान जो है ये आपका मालाबार तट है, कोकन तट है और कन्नड़ के तटीय मैदान है। साथ ही साथ कच्छ और काठियावाड़ का मैदान जो है ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान में आ जाती है। एक एक बात आप सुनेंगे, जो है वेस्टर्न रीजन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले कौन कौन से मैदान इसमें आगे, तो मालाबार तट आगे, जो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कोकन तट ये पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में स्थित है, गोवा वगैरह इन्हीं के सहारे है। कन्नड़ तटीय मैदान कच्छ और काठियावाड़, कच्छ और काठियावाड़ दोनों आपको कहाँ पे मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि ये काठियावाड़ी प्रायद्वीप ये कहाँ पे है, तो आप बताते हो जी ये गुजरात के अंदर स्थित है, और कच्छ का रण जो है ये भी गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है भाई। इसके अलावा पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोकन तट कहा जाता है और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अपने आप में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी तट की हम बात कर रहे हैं, ऊपर से ही अपने आप में बांटा गया है कि जो इसके उत्तरी हिस्सा है उसे कोकन कहा जाता है और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे मालाबार कहा जाता है। पश्चिमी मैदान से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ईटीसी। साथ ही साथ ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अभी आपको नक्शा दिखाता हूं, सभी बात को क्लियर कर लूंगा नक्शे के ऊपर, पहले थ्योरी देख लीजिए। पश्चिमी तट मालाबार तट के ऊपर उत्तर में जो है खंभात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि खंभात के खाड़ी में इंडिया की दो मेजर रिवर जो है यहाँ पे जाके समाती है। आपको जैसे कि पता ही होगा, ताप्ती नदी यहाँ पे गिरती है खंभात की खाड़ी में, है ना। तो भाई खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी ये किस प्रकार से जो है फ्लो होती है, तो आपको बताना है जी भ्रंश घाटी से फ्लो होती है। ये क्वेश्चन अलग से बन जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी इंडिया के दो मेजर नदी हैं जो उल्टा दिशा में बहने का काम करता है। ये कैसे फ्लो होता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होता है। जनरली सभी नदियां जो है ये आपका वेस्ट से ईस्ट फॉलो होता है, लेकिन ये दोनों नदी स्पेशल है, उल्टा फॉलो होता है। और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस जो है, या फिर डायरेक्ट पूछते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे नर्मदा और ताप्ती, ठीक है भाई। तो इसके अलावा दूसरी बात कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करने के कारण ये ज्वार नदमुख स्थलाकृति का जो है निर्माण कर लेते हैं, एक्चुअली, है ना भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मालाबार तट जो मालाबार तट पे जो निर्मित हो गई है लैगून, उसे कयाल कहा जाता है। तो ये बात भी 2 करोड़
बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि जो केरल के आसपास लैगून का निर्माण हो चुका है उसे क्या कहते हैं केरल तट के सहारे, तो कयाल कहते हैं, और केरल के तट को ही मालाबार तट कहते हैं। तो जितना भाषा को अंदर ले जाइएगा उतना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा भाई। इनके अलावा पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। इनके अलावा पश्चिमी तट को जो है भारत का प्राकृतिक हॉट स्पॉट माना गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन स्थल कौन सा है, तो नीलगिरी पर्वत है, जो कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी दोनों की मिलन स्थल है नीलगिरी, है ना। नीलगिरी में एक मैंने बताया था टोडा जनजाति निवास करता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि नीलगिरी पर्वत पे कौन सा जनजाति निवास करते हैं, तो टोडा जनजाति। बात रही पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहोगे जी अनायमुदी है ना, अनायमुदी है ना, अनायमुदी या अन्नामलाई, ये कहाँ पे है, तो ये केरल के अंदर है। ये साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना। इनसे निकलने वाली नदी जो है तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब आपके पश्चिमी घाट रीजन से निकलने वाली नदियों में से हैं। तो ये बात हो गई जी पश्चिमी घाट। अगर आपको टोटल लंबाई पूछे तो बताइएगा 1600 किलोमीटर के समथिंग जो है इसके टोटल लंबाई है आपकी पश्चिमी घाट की। आई थिंक अब पश्चिमी घाट से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए जो नक्शा की बात कर रहे थे, आधा नक्शा ढक जाएगा, कोई बात नहीं, ऊपर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पश्चिमी घाट को समझना है। तो देखिए ये जो लाल वाली बेल्ट आपको दिख रहा होगा ये हमारा पश्चिमी घाट है, और इस साइड जो लाल वाली बेल्ट है वो पूर्वी घाट है। देखिए सबसे बड़ा जो है काठियावाड़ी तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है, ये 4 प्रमुख तट है आपके जो है पश्चिमी घाट के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे ये कन्याकुमारी, यानी जो आपको मैंने बताया कि ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यही बात है कि पश्चिमी घाट की जो विस्तार है ये कहां से कहां तक है, तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब ये गोवा कहाँ पे आ जाता है, तो महाराष्ट्र थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाता है आपका गोवा। और यही इसी प्रकार जो है कोंकणी तट है। गोवा में एक भाषा भी स्पेशल बोले जाते हैं जिसका नाम है कोंकणी भाषा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैंने कहा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रही जी नीलगिरी पर्वत में हो रही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब ये कोरोमंडल तट है, तो किस साइड है भाई, पूर्वी तट है। ठीक है, उत्तरी सरकार तट किस साइड है, तो पूर्वी तट है। उत्कल तट किस साइड है, पूर्वी तट है। उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट भी कह देते हैं। तो इस नक्शा से मेरे ख्याल से बहुत सारे चीज आपका क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है, हु इज द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अब इसकी बारी है एग्जाम में धमकने की। इतना दिन फ्रेंच ओपन धमका था, अब ऑस्ट्रेलिया ओपन आएगी क्योंकि भाई इसकी दिन चल रहे हैं, है ना। तो आर्यना सबलेंका महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता है। पुरुष एकल में ये कारनामा नोवाक जोकोविच ने किए हैं। मेंस डबल में रिंकी हिजकता और जैसन कुबलर ने जीता है। तो ये तीनों डाटा आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। नोवाक जोकोविच जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता है पुरुष एकल में। महिला एकल में आर्यना सबलेंका है। आपको इसे ध्यान नहीं भी रख सकते क्योंकि आर्यना नाम जनरली जो है इंडिया में होता है और ये विदेशी होके भी इनका नाम आर्यना है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के, जिसकी नाम भारतीय जैसे मिलता हो वो जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल के विजेता है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष की शुरुआत में जो है होने वाली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, मतलब मैंने आपको बताया था क्रम होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है वर्ष के पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में आपका जो है फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे में आपका विंबलडन होता है विंबलडन, और चौथा में आपका यूएसए ओपन होता है। तो ये जो है क्रम है आपका साल में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट करवाने की, ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे पुराना टूर्नामेंट आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, इनमें से सबसे पहले जो है किस टूर्नामेंट को कराए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विंबलडन 1877, अमेरिकी ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 91 और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905। ऐसे याद रखना है कि जो सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में आपका उत्पन्न हुए, जिसको सबसे लास्ट में लाया गया, वो सबसे पहले होते हैं वर्ष के शुरुआत में। ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नवीन है, 1905 में इसे खोला गया और ये सबसे पहले होती है वर्ष में। तो यहाँ से एक लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। बाद बाकी सबसे पुराना आपका विंबलडन है, ठीक है भाई। इनके अलावा स्टैटिक्स फॉर्म में 2-3 क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। जैसे आपने क्ले कोर्ट में किसको खेला जाता है, तो आप बताना है फ्रेंच ओपन को जो है क्ले कोर्ट या मिट्टी वाले कोर्ट में खेले जाते हैं। विंबलडन घास के मैदान में खेली जाती है। अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों हार्ड या कंक्रीट कोर्ट में खेली जाती है। तो ये सब कुछ डाटा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है,
हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला बनी है, ये बनी है अभिलाषा बराक, है ना। कौन बने हैं? अभिलाषा बराक, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला कैप्टन कौन बनी है? शिवा चौहान, ये राजस्थान के रहने वाली है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? सियाचिन, जहां पे जो है भाई पानी की इतनी टेम्परेचर, मतलब पानी क्या, शरीर जम जाए भाई, अंदर की खून जम जाए अगर बढ़िया से लोग न रहे तो, है ना। तो इतने ठंडी वाले जगह पे जो है ये महिला, शिवा चौहान नाम है इनका, लग रहा है पुरुष जैसे नाम है लेकिन ये महिला है, ये नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कैप्टन बनी, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका अंतिम पंघाल बनी है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे, है ना भाई। अंतिम पंघाल, इनको ध्यान रखेंगे। अंतिम पंघाल नाम है इनका, अंतिम पंघाल। देखिए वो अंतिम पंघाल है जो लेडीज है, आए वो अमित पंघाल है जो जेंट्स है ना, है ना। दोनों का पेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको अंतिम पंघाल को ध्यान रखना होगा। ये अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक यानी गोल्ड पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला कर्णो मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीती थी, वो भी भारोत्तोलन के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन व्हिच ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया, है ना। तो ये आपका 1955 में नागरिकता अधिनियम आपको जो है पास किया गया था। संविधान में नागरिकता कहां पे है? तो भाग 2 में रखा गया है। मैंने आपसे कहा है कि भाग 2 से लेकर भाग 10 तक आपको जरूर जवान पे होनी चाहिए, आपको नंबर दिलाएगा जी। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। 3 में क्या है भाई? फंडामेंटल राइट है। 4 में क्या है? डीपीएसपी है। 5 में क्या है? यूनियन है। 6 में क्या है? स्टेट है। 7 हमारा निर्सित है। 8 में क्या है भाई? यूनियन टेरिटरीज है। 9 में क्या है? ग्राम पंचायत है। 9 के ए में क्या है? नगर निगम है। 9 के बी में क्या है? तो आपका सहकारी समिति है। इतना जरूर ध्यान रहना चाहिए, वो भी आपका मैंने यहाँ पे अनुच्छेद के साथ नहीं बताया, अनुच्छेद के साथ याद रहे तो और बेटर है। और जिनको भी संविधान के अनुच्छेद, भाग ये सब रखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मेरे बंधु, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। आर्टिकल पे 2 वीडियो है, एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, 4-5 दिन पहले बनाया गया, और एक 4-5 महीना पहले बनाया गया। 4-5 महीना पहले वाला भी देख लीजिएगा, काफी काम के हैं, एग्जाम में नंबर दिलाएगा आपको। तो ये 1955 में बना था नागरिकता अधिनियम वाला। भाग 2 में नागरिकता है, ये 5 से 11 तक के जो है कवर करते हैं, जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करती है। भारत में नागरिकता कई प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जन्म से, वंश से, संविधान के शुरुआत से, या फिर रजिस्ट्रेशन से आवेदन जो करते हैं नागरिकता के लिए। अगर आप जो क्राइटेरिया है कि अगर आप इतने साल तक इंडिया में रह गए तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाद बाकी जन्म से हम लोगों को नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है। अगर हम इंडिया के, हमारे माता पिता है, यहाँ पे हमने जन्म लिया, तो हमें कोई भी नागरिकता के लिए कोई भी अर्जी नहीं देनी होती है, हमें नागरिकता स्वतः मिल जाता है। बाद बाकी वंश से, और संविधान के शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तो बहुत सारे आदमी जो विदेशी भी यहाँ रहे, तो उस समय उनको नागरिकता प्रदान की जाने लगी थी, है ना। तो संविधान के शुरुआत में भी जो यहाँ पे रहे वो भी नागरिकता के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपकी नागरिकता प्राप्ति के हमारे यहाँ जरिया है। इनके अलावा अनुच्छेद 11 जो है ये क्या कहता है? नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। जो संसद के पास जो आपकी जो मतलब राइट दिया गया है इस पे कानून बनाने का, नागरिकता संबंधित बात पे, तो ये आपका जो है संसद के पास सुरक्षित है आर्टिकल 11 से संबंधित। तभी तो आपने अभी कुछ ही दिन पहले जो म्यांमार से कई सारे घुसपैठिए आ रहे थे, तो इस पे जो रोक लगाया गया, तो ये सब जो है ये संसद के पास पावर है, इस पर बात उठा सकता है आर्टिकल 11 के थ्रू जो है ना। इनके अलावा भारत की नागरिकता से अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार संशोधन हो चुकी है? 6 टाइम भाई, 6 टाइम संशोधन किए जा चुके हैं, है ना। इनके अलावा भारत में एकल नागरिकता है जो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में होते हैं? 368 आर्टिकल में। और ये वाली प्रथा किस देश के संविधान से अपनाए हमने? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से अपनाए हैं। इसके अलावा कैंसर के उपचार के लिए किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? व्हिच आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर? तो ये कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं हम कैंसर के उपचार के लिए, है ना। विटामिन B12 जो है आपका
इसे साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है और इसमें कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। विटामिन से रिलेट करके यहाँ पे मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एक आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है और इसका भी इस्तेमाल चिकित्सा में होता है, यानी डॉक्टरी में होती है। तो किस प्रकार की डॉक्टरी में? शल्य चिकित्सा में। शल्य मतलब होता है जो ऑपरेशनल चिकित्सा होता है, सर्जरी वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, जो आदमी को बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। हंसते हंसते बेहोश हो गया। आपने माला माल वीकली पिक्चर देखा होगा ना, माला माल वीकली पिक्चर है ना, बल्लू वाला, उसमें जो है वो जो क्या नाम रहता है वो बुढ़ा का ना, वो जो है लॉटरी लगने के खुशी में हंसते हंसते मर जाता है भाई। ठीक है, तो ये बात, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड की बात कराया कि भाई ये जो है आपकी शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है। क्रिस्टोफर नाम रहता है शायद उसका। इसके अलावा कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 तथा परमाणु भार कितने होते हैं? 58.93 होते हैं। मैंने आपको 20 से अधिक परमाणु भार वाले का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ट्रिक बता दिया था। मान लीजिए ये 27 है कोबाल्ट, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो अंतिम 2 डिजिट कैसा होगा? 4s2 होगा और 3d7 होगा। आप लिख के देखिएगा, है ना, ये फुलफिल करेगा, लेकिन 2 चीजों के लिए फुलफिल नहीं करेगा, एक क्रोमियम और एक आपका कॉपर। इन दोनों को जो है छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग झोल है। मैंने इस दिन बताया था कि ये फुल स्टेबिलिटी और हाफ स्टेबिलिटी के गुण से जो है चेंज हो जाते हैं। बाद बाकी सभी पे काम करेगा। 21, 22, 23 है ना, 24 में नहीं करेगा, 25, 26, 27, 28 और 30, इस सब पे जो 29 तो है नहीं, तो इतना जो 6-7 बच गए। इस पे आपको 21 से लेकर 29 तक के बीच में कॉपर और क्रोमियम को छोड़ दीजिएगा। बात सब पे अप्लाई होता है कि भाई अगर आपको परमाणु क्रमांक मालूम है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम 2 डिजिट आप ढूंढ सकते हैं। 4 के साथ पहला अंक को लेना है तो 4s2 है ना, और 3 के साथ 3d के साथ दूसरा अंक को लेना 3d7। ठीक है भाई। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पंजाब यूनिवर्सिटी के कुल कितने पदक प्राप्त किया है? हाउ मेनी मेडल्स वेयर ऑन द पंजाब यूनिवर्सिटी इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो 69 पदक प्राप्त किए हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है आपको कि 69 पदक आपको याद है, मुझे भी याद है, लेकिन ये किसी काम के नहीं है जब तक आपको जो है ये पदक के रेशियो आपको याद नहीं कि कौन कौन पदक कितना जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की तीसरी संस्करण था ये, जो कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में। पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के अंदर। कब हुआ था? 2020 के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिसमें पंजाब को अभी 26 जो है आपका गोल्ड मिला है, 17 रजत मिला है और 26 ही आपका ब्रांज मिला है। तो कुल मिला के 69 पदक जो है प्राप्त हुआ है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है 2020 में हुआ है। कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो अभी हुआ है ये तीसरा था, और खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है ना, यूथ गेम जो हुआ है ये 5वां हुआ है, जो एमपी में हुआ है। एमपी के 8 शहरों में हुआ है और यहाँ पे विजेता महाराष्ट्र है। तो दोनों बात अलग अलग है, यूनिवर्सिटी और यूथ वाला गेम, दोनों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपके सामने पदक तालिका है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे है 26, 17, 26 के साथ 69 लेके। दूसरे स्थान पे गुरु नानक देव है और तीसरे स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक को स्थान दिया गया है। इसके अलावा कोशिका के सिद्धांत 1839 में किसने प्रस्तुत किया था? देखिए कोशिका में हर लफ्ज पे आंसर बदल जाता है। खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? सिद्धांत किसने दिया? विभाजन का नियम किसने दिया? विभाजन को सबसे पहले किसने देखा? इसके अलावा डीएनए को किसने खोजा? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? डीएनए को प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया? तो ये सभी के आंसर अलग अलग हैं। ठीक है भाई। तो भाई कोशिका सिद्धांत का विवरण 1839 में किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल थ्योरी इन 1839? तो ये स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका केंद्र का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था 1831 ईस्वी में। कोशिका की जर्नी कहां से शुरू हुआ था? 1665 ईस्वी से, और जो मेन जर्नी पे आया 1674 में आया, क्योंकि यहाँ पे जीवित कोशिका जो है एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक रहा, और यहाँ से ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका का पता लगाया था 74 में, और वैसे कोशिका का पता लगा लिए थे हुक साहब ने कहां पे? 1665 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, आता है एग्जाम में। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता 1953 में लगाया था। आजकल ईस्वी सहित याद रखना में ही भला है भाई। इसके अलावा कोशिका के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा आगे बात कर लेंगे। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिका। मैंने आपको बता रखा है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट है। आपके सामने इमेज दिख रही होगी। सबसे पहले कोशिका को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये लाल वाली जो इमेज है ये कोशिका का एक इमेज है, जो खुले आंख से नहीं देखा जा सकता। ये सब मैक्रोस्कोपिक है ना। ये इतने छोटे हैं, इसके अंदर भी ये छोटे छोटे पार्ट जो है इनका अलग अलग नाम है और अलग अलग फंक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सूक्ष्म होते होंगे, है ना। ये
कोशिका से जो है, कोशिका बहुत सारे कोशिका से मिलकर कोई अंग बनता है, ये मैंने बता रखा है। और बहुत सारे अंग से मिलकर कोई एक जो है शरीर मिलती है, चाहे मानव की, चाहे जानवर की, चाहे पेड़ पौधे की। भाई समझ रहे हैं? तो ये जो है, ये कोशिका के अंदर जो है ये विभिन्न विभिन्न चीज है ना, जिसके बीच में केंद्रक होते हैं। और ये जो लाल वाला दिख रहे हैं ये द्रव है जो एक दूसरे को टच होने से रोकता है ना। थोड़ा सा चिपचिपा द्रव रहता है, इसमें इसको घोपा है। जैसे मान लीजिए आपने हलवा ले लीजिए, उस पे जो है कोई चीज घोपी है, ऐसा मान लीजिए केक पे आपने कैंडल घोपते देखा ही होगा, है ना। तो सेम चीज है कि भाई ये जो है एक दूसरे से टच में न होने तो सबको होड़ देगा, इसीलिए जो है अलग अलग रहता है। तो ये बीच में जो है ये द्रव जो है थोड़ा सा चिपचिपा होता है इस बीच में। अब बाद बाकी ये सब चीज अलग अलग पार्ट है, ये कोशिका की झलक है। अब हम आते हैं कोशिका की थोड़ा सा जो दो प्रकार के होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक तो आपका होता है यूकेरेटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे कहा था कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। हाँ, अगर आपने 10th 12th का एग्जाम देना है, वहां पे लिखना है तो याद करना होगा, क्योंकि वहां पे लिखोगे तब मार्क मिलेगा। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, आंसर सही टिक कर दिया, बात खत्म, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि जो यूकेरेटिक है, जो यूकेरियोटिक है, ये क्या है भाई, ये अमीर कोशिका होता है। इसके पास बहुत सारे चीज होते हैं जो सब चीज होना चाहिए जनरली, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर कुछ भी नहीं होता है। आपके ये जो है ये यूकेरेटिक का इमेज है और ये है प्रोकैरियोटिक का इमेज। यहाँ पे आपने देख रहा होगा कि कुछ भी नहीं अंदर दिख रहा है। ये जो केंद्रके दिख रहा है कि हाई नहीं, केंद्रके नहीं है, सबसे पहले बात है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे चीज नहीं होते, ये गरीब होते हैं। तो सीधे सीधे याद रखना है कि जो यूकेरेटिक होते हैं अमीर होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो है वो गरीब होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक जो है गरीब होते हैं, तो इतना याद रख लिया। अब हम आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो कोशिका के पार्ट हैं, इसके अलग अलग जो है अलग अलग उपनाम भी दिए गए हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए ये वाली पार्ट है, जरूरी नहीं है कि यही है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक राइबोसोम यहाँ पे होती है। राइबोसोम को जो है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम को जो है क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये सब कुछ कोशिका के पार्ट हैं जिनके अलग अलग नाम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी को पोस्ट डाकघर कह देते हैं, है ना। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी कहते हैं। इसके ऑप्शन में हमेशा आपको साइनोलॉजी मिलेगा जो कुत्ते का अध्ययन होता है। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है, ये नाम से ही लग रहा है मेडिकल डिवाइसेस, तो कौन जारी करेगा भाई। तो ये सब लॉजिक वाली क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इनके अलावा कुछ और विधेयक जो हाल फिलहाल में जारी किए गए, जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए अंटार्कटिका विधेयक 2022 इसने किन्होंने जारी किया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, है ना। और अंटार्कटिका के अंदर जो भारत का जो प्रयोगशाला है, मैंने बता रखा है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है ना, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारतीय साक्ष्य विधेयक किसने पेश किया। अब इसमें आपको जो है ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी मंत्रालय से अटैच्ड हो सकता है, क्योंकि भाई साक्ष्य तो कुछ भी कोई भी चीज का हो सकता है। तो ये गृह मंत्रालय का है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखें जहां से पता नहीं चल पा रहा है हमें, ठीक है। अब जैसे मुझे अकबरनामा पूछेगा कि भाई ये किसके किताब है, तो इस नाम से स्पष्ट है कि अकबर का है ना। तो ऐसा कभी पूछेगा क्या, लेकिन पूछता है बहुत जल्दी में एग्जामिनर हो तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पे भी काम कर लेना चाहिए जो एग्जाम में वन क्लिक में क्लिक नहीं होगा, अगर घर पे इस पे हम मेहनत नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन है। द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 काफी इंपोर्टेंट है। आजकल जो है सब चीज डिजिटल है, दुनिया ही डिजिटल है भाई, आदमी भी डिजिटल है ना। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये किस मंत्रालय के द्वारा आया है, आपको जरूर इसमें जो है झोल करके जो है आपके ऑप्शन दिए गए रहेंगे। तो आप एक ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय दोनों को कंबाइंड रूप से जो भी ऑप्शन रहे आप इसे मारिएगा। इसके अलावा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 कानून एवं न्याय मंत्रालय, एडवोकेट तो कानून से संबंधित है, तो हूबहू सीधे सीधे दिख रहा है। अगला प्रश्न हमारा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज श्रृंखला होता है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके ऊपर है। 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003-2020। तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सलमान रुश्दी काफी जाने माने राइटर हैं, इनके अलग अलग पुस्तक है। जैसे देखिए विक्ट्री सिटी के लेखक भी सलमान रश्दी है, द सैटनिक बर्सेज के लेखक सलमान रश्दी है, मिडनाइट चिल्ड्रेन 2-3 करोड़ बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो ये जरूर ध्यान रखें, मिडनाइट चिल्ड्रेन को 3 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा चेतन भगत की पुस्तक 5 पॉइंट समवन, ये
धूम मचाया था आपके जो है किसमें, MTS पिछले वाला में 5.1। हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चर बनी है तो देखे होंगे, 2 स्टेटस पिक्चर बनी है देखे होंगे, है ना। 1 इंडियन गर्ल ये भी आपका चेतन भगत साहब का है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये भी चेतन भगत साहब का है। इसके अलावा चेतन भगत साहब का एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है 2020 रिवोल्यूशन। 2020 रिवोल्यूशन जो है ये आपके चेतन भगत साहब के पुस्तक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा किरण देसाई की एक पुस्तक पूछे जाते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है, डॉट 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 मतलब किस राज्यों से, ठीक है। द विथड्रॉल ऑफ मानसून फ्रॉम डॉट 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 स्टेट ऑफ इंडिया वुड हैव स्टार्टेड इन अर्ली सितंबर। तो उत्तर पश्चिमी राज्यों से जो है मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। अगर गौर से फरमाए, गौर से सोचे तो ये क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है और आप आसानी से समझ गए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी राज्य जो है जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह जो है यहाँ पे क्या होती है, तो सितंबर के महीना में वर्षा हो जाती है। क्या होती है, वर्षा हो जाती है। और ये वर्षा क्यों होती है, तो ये जो है आपका भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन रेंज से जो आपका पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, तो ये जो है उत्तर पूर्व दिशा में बह के भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में वर्षा कराती है। और चूंकि सितंबर महीना में जो है रबी की फसल हो रही होती है, जो मसूरी है, गेहूं है ना, चना है, ये सब हो रही होती है, तो इस फसल को लाभ पहुंचाती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम राज्य में सितंबर महीना में बारिश होती है, और ये किस फसल को जो है फायदा पहुंचाता है, तो आप बताएंगे रबी की फसल को। इसी प्रकार की एक वर्षा आम्र वर्षा केरल में होती है, ये प्रे मानसून वर्षा है जो आम के फसल के लिए अच्छा होता है। इनके अलावा एक काल बैसाखी है, ये दुखदाई पवन के साथ वर्षा है, यानी तूफान है वर्षा के साथ, ये दुखदाई है, कष्टदायी है। ये कहाँ पे आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। इसकी जो आपका झारखंड बिहार में भी इसकी जो है आपका ये देखा जाता है प्रभाव। इनके अलावा चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक में आता है, और चेरी ब्लॉसम जो है ये आपका एक वर्षा का प्रकार है, और एक चेरी ब्लॉसम जो है ये फेस्टिवल है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे होता है, शिलांग के अंदर होता है, और शिलांग जो है इंडिया का 100वां स्मार्ट सिटी बना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मानसून कीचड़ उत्सव मानसून मड फेस्टिवल है। इस प्रकार की प्रश्न जो है ये आपके CPO 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मैंने यहां से इसे क्लिक किया है, ये वाला है ना, जो जहां से लिया है वही बताऊंगा। इसमें 50% ही मेरा योगदान है, 50% जो आपके SSC में आया हुआ क्वेश्चन है वहीं से जो है आपका फैक्ट के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है भाई। और यही सब जो है आप इसके फायदा एग्जाम में देख ही रहे होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन आज पूछा गया उसकी प्रायोरिटी जो है बहुत कम हो जाती है कि हूबहू रिपीट हो, लेकिन अगर आप उसके जड़ खोद डाले तो आपको जो है पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसी पे काम कर रहा हूं, है ना, और इसीलिए आप मुझे पसंद भी करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से जो गोवा का मानसून कीचड़ वाला उत्सव है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा, इसका नाम है चिकल कालो। क्या नाम है भाई, चिकल कालो, ये फेस्टिवल का नाम है। लोग कीचड़ में नहाते हैं, है ना, लोग कीचड़ में नहाते हैं, और इसे महाराष्ट्र में गटारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गटारी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऐसे फेस्टिवल महाराष्ट्र में भी होते हैं, चूंकि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूं तो ऐसे फेस्टिवल महाराष्ट्र में भी होते हैं, तो इसे गटारी कहा जाता है, जो सावन मास शुरू होने से एक दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। और गोवा में चिकल कालो होता है ना, जो लोग कीचड़ में खेलते हैं, और ये हमारे ख्याल से 21-22 जुलाई को मनाया जाता है। आपका पर साल जो है फिक्स है इसका डेट, है ना। ये जो गोवा में मनाया जाने वाला प्रतिवर्ष आषाढ़ महीना जुलाई का प्रमुख त्योहार है। गोवा के अन्य प्रमुख त्योहारों में आ जाएंगे तो सो जो होंगे, तरंग मेल होंगे, सिगमो होंगे, सिमगो। तो ये सब जो है गोवा का है। अगर आपसे पूछे कि गोवा का होली किसे कहा जाता है तो बताइएगा सिमगो का ये रंग वाला फेस्टिवल है। और मणिपुरिया होली मैंने आपको बता रखा है, याओ सांग को कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। याओ सांग जो है ये मणिपुर की होली जैसा त्योहार है। इनके अलावा जो 5 दिनों तक होती है भाई याओ सांग, एक दिन में नहीं निपटती है। अपने यहाँ तो होली 2 दिन में निपट जाता है, एक दिन होलिका दहन है ना, और एक दिन होली रंग खेलने वाला, है ना। इसके अलावा गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और कहां पे है तो बता ही दिया, पश्चिमी तट के सहारे, महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे। इसके अलावा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य जो है ये गोवा बना था। इससे भी इंपॉर्टेंट सबसे पहला रेबीज फ्री स्टेट जो है आपका गोवा ही है।
रेबीज समझते हैं ना, ये क्या है? एक प्रकार का बीमारी है जो आपके कुत्ता और भेड़िया के काटने से होता है। इसे हिंदी में जलांतक कहते हैं, जलांतक, जिसमें क्या होती है, पानी से डर लगने लगता है, जल का हो आतंक, उसे कहते हैं जलांतक। और ये रेबीज के टीके का खोज कौन लगाया था? तो लुई पास्चर ने लगाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये वही लुई पास्चर है जो दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत भी खोजे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पे होनी है? गोवा है। 36वें का कहां हुआ था? तो ये आपका गुजरात के अंदर हुआ था 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, जहां पे विजेता कौन रहे थे? सर्विसेज टीम रहे थे। लेकिन ओवरऑल सबसे अधिक पदक कौन जीते थे? तो महाराष्ट्र जीते थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर अभयारण्य तथा मोलेम नेशनल पार्क, ये कहां पे है? गोवा के अंदर है। अगर आप मुरलेन नेशनल पार्क सोच रहे हैं तो वो फिर नॉर्थ ईस्ट में है। ये जो है ये मोलेम है, मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है भाई, ठीक है। इनके अलावा गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत साहब हैं। और राज्यपाल कौन है? तो आपका श्रीधरन पिल्लई साहब हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अभी अभी कल या परसों ही इस बात का जो है डिक्लेरेशन किया गया है कि गोवा जो है एक ऐसा स्टेट है कि देश में पहली बार सरकारी अस्पताल के अंदर आईवीएफ फैसिलिटी जो है मुहैया कराएगा, वो भी फ्री, है ना। फ्री मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह के पैसा लगेंगे जैसे सरकारी अस्पताल में होते हैं पर्ची कटा के इलाज, है ना। इन विट्रो फर्टिलिटी तो समझते ही है, जो ये क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में, है ना, निषेचन जो है माता के शरीर के बाहर होता है। जो स्पर्म है इसे माता के शरीर के बाहर में जो है उचित टेम्परेचर पे रखा जाता है, और जब ये मतलब क्रिया कर लेते हैं तब जो है इसे माता के शरीर में प्रतिस्थापित किया जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। तो समझ रहे हैं ये आईवीएफ क्या होता है। और इस प्रकार की फैसिलिटी देने वाला गोवा प्रथम राज्य बना है जो फ्री देगा सरकारी अस्पताल के अंदर। वैसे ये काफी सारे महंगे हैं। जिन दंपति को जो है नेचुरल तरीके से आपका जो है संतान की उत्पत्ति नहीं होती, तो ये जो है ये तरीका अपनाया जाता है। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर भारत के उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ में कुल कितने न्यायाधीश शामिल थे? आपको अगर याद हो, एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन ने एसएससी कर लिया था कि राम मंदिर जो बन रहा है उसके जो पीठ बैठे थे न्यायाधीशों का, उसमें मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो नजीर साहब थे। तो उसी प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी क्यों नहीं आ सकता, मैं पूछ रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अरे देखिए भैया, पढ़े लिखे अगर अच्छे अच्छे कंटेंट आप पढ़े हो ना तो आपको खराबी नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन जरूर छंटवा देगा, ठीक है भाई। तो 103वां संविधान संशोधन, हाउ मेनी जजेस कंप्राइज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द वैलिडिटी ऑफ द, ये आपका कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो 103 जो आपका 103 है ना, तो इसमें 5 जजों की जो है पीठ बैठे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से, है ना। ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित है, जो जनरल समुदाय के लोग होते हैं और इस एक लेवल है कि वहां तक नहीं जा पाते हैं, तो इनको जो है आरक्षण देने की बात करी गई 10%। कितने प्रतिशत आरक्षण है इनको? 10%। इनके अलावा 102वां संविधान संशोधन, ये ओबीसी से संबंधित है, अदर बैकवर्ड कास्ट से संबंधित है। इनके अलावा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। 104वां संविधान संशोधन एसटी, एससी और एंग्लो इंडियन, इन तीनों से संबंधित है। कैसे? क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति पे रद्द किया गया है लोकसभा और विधानसभा में। अब इस प्रकार के कोई भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगी जो वंशानुगत चला रहा था। और जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाई बंधु हैं, उनकी जो आरक्षण सीमा है उनको 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक ही संशोधन से दोनों काम हुआ। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी डांसर दीपिका रेड्डी को वर्ष 2017 के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी डांसर दीपिका रेड्डी वाज ऑनर्ड विथ व्हिच अवार्ड फॉर द ईयर 2017? तो इसे जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 वाला दिया गया। हालांकि 2017 वाला जो आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये 2019 में बांटा गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन 2017 वाला अकादमी दिया गया, तो ऐसी लफ्ज में क्वेश्चन पूछेगा। और आप रेड्डी देख के ही समझ गए होंगे कि ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो ज्यादा जस्टिफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दीपिका रेड्डी ने 2000 में एक दीपांजलि नाम के स्कूल है, स्कूल कहिए संस्था कहिए, इसकी निर्माण किए थे। बहुत सारे डांसर है जिनकी संस्था से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे दीपिका रेड्डी आपका जो है ये दीपांजलि का किए हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति यामिनी स्कूल ऑफ डांस की जो है स्थापना दिल्ली के अंदर कर दिए, है ना। मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी की स्थापना कर दिए। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्र सृजन नामक जो स्कूल है इसकी स्थापना कर डाले। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा नालंदा जो इंस्टीट्यूट है मोहिनीअट्टम का, ये आपका मुंबई के अंदर है। ये सब आपको जरा ध्यान रखना है कि कौन कौन से किस किस जो है लोगों के द्वारा
किया गया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो दीपिका रेड्डी भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के संसद में जाके भी अपनी जो है मतलब परफॉर्मेंस किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा गद्दाम पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी कुचिपुड़ी से होगा चूंकि रेड्डी है, दर्शना रेड्डी है ना। इसके अलावा आपका दीपिका रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी से है। वेदांतम सत्यनारायण को भी रख लीजिएगा इसी में, है ना। इनके अलावा गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम को भी रख लीजिएगा, ये कुचिपुड़ी के गुरु हैं। इनके अलावा यहाँ पे आपको साहित्य जो मतलब संगीत नाटक अकादमी 2017 की पुरस्कार है, इसमें 9 नृत्य से जुड़े हुए कैरेक्टर को दिया गया। रमा वैद्यनाथन भरतनाट्यम, शोभा कोसर कथक, देखिए वो शोभना नारायण भी है, शोभना नारायण थोड़ा पुराने हैं, शोभना नारायण ये भी आपके कथक से ही है ना। और ये यहाँ पे शोभा कोसर है, तो दोनों जो है आपको याद रखने में सहूलियत होगी। इसके अलावा एम सुब्रमण्यम कथकली से संबंधित है। ओंगवी धोनी देवी, ये मणिपुरी से संबंधित है, धोनी देवी, ठीक है, एक धोनी तो समझते हैं, एक धोनी देवी भी है। दीपिका रेड्डी, जिनकी ये प्रश्न का आधार था, सुजाता महापात्रा ओडिसी। ये सुजाता महापात्रा कौन है? गुरु केलुचरण महापात्रा की बहू हैं और शिष्या भी हैं, ये ओडिसी संबंधित है। मैंने आपको बताया है कि जो महापात्रा सरनेम हो, जो आपका महापात्रा सरनेम हो, कहाँ जाना है आपको? कुचिपुड़ी ओडिसी में। जो महाराज सरनेम हो, कहाँ जाना है आपको? है ना, ये आपको जाना है कथक में। जो रेड्डी सरनेम हो, कहाँ जाना है आपको? कुचिपुड़ी में। जो आपका सिंह सरनेम हो, कहाँ जाना है? सिंह और झावेरी, ये कहाँ जाना है? मणिपुरी में। और कुछ जो अलग से लेडीज गुरु हैं उनके मैं नाम बता दिया हूँ। सितारा देवी को कथक में चलेंगे, है ना। रुक्मिणी देवी को भरतनाट्यम में चलेंगे, है ना। चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी, इन तीनों को मणिपुरी में चलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत में अब तक हॉकी में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग की उपज है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। टिल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैव बीन ओन बाय इंडिया इन हॉकी सो फार? तो हॉकी में अब तक भारत ने 12 पदक प्राप्त किए हैं। इसमें से 8 गोल्ड है, 1 रजत है और 2 ब्रांज है। ब्रांज अभी हाल में ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत ने एक जीता था। तो इस प्रकार से मिला के कुल अब तक ओलंपिक के अंदर हॉकी खेल में हमने 12 पदक प्राप्त किए हैं। ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक 1928 में मिला था और ये भारत के किसी खेल में पहला पदक था स्वर्ण गोल्ड के रूप में। ओलंपिक में भारत को अब तक कुल 35 पदक प्राप्त हुए ओवरऑल की बात कर रहे हैं। जब से हम भाग ले रहे हैं 1900 ईस्वी से 2020 ईस्वी तक, मेरे ख्याल से 124 साल हो जाते हैं। यहां तक जो है ना, हमने मात्र 35 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से इंडिविजुअल 12 पदक तो सिर्फ हॉकी के हैं। अगर 12 निकाल दिया जाए तो 12 या 36 यानी 23 पदक और बच जाएंगे। 23 पदक में बाद बाकी के सभी खेल है, जिसमें 7 जो है और अकेले कुश्ती में है। तो 7 निकाल दोगे तो है ना 3 और 7 16 पदक में है, बाद बाकी सारे खेल है। समझ गए बात? तो टोटल पदक कितने हैं इंडिया के पास अब तक? 35। कुश्ती में कितने हैं? 7। हॉकी में कितने हैं? 12। ये तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पृथ्वी के भूपर्पटी पर पापड़ी का लगभग 98% 8 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें से कौन सा तत्व इनमें नहीं आता है? अबाउट 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द 8 एलिमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन दीज एलिमेंट्स। तो इन 8 एलिमेंट्स में कौन जो है नहीं है जो पृथ्वी के क्रस्ट को मेक करने में भाग लेते हैं? आपका कार्बन हो जाएगा आंसर। इसके अलावा भी आपका आंसर हो सकता है जो इन 8 में नहीं है। इसके अलावा पहले यह बता दूं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये ए है जिसपे हम लोग खड़ा है, तो इसे समझ लीजिए कि ये पपड़ी है, भूपर्पटी है। ये बी है, इस पे कोई खड़ा नहीं है, बीच बीचवा वाला है। और ये सी है जो पृथ्वी के सबसे निचला मतलब भाग है ना, सबसे निचला भाग है, सबसे निचला लेयर है। तो इसे कहते हैं क्रोड या कहते हैं गुरुमंडल। तो इस क्रोड में क्या होता है? निकेल और फेरस की बहुलता होती है। 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है, निकेल और फेरस, लोहा और निकेल की ज्यादा जो है पाया जाता है आपके क्रोड के अंदर, है ना। बीच वाले परत को मेंटल और पहले को भूपर्पटी बता दिया। और मैंने ये भी क्वेश्चन का जो बेस है उसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि भाई पृथ्वी का जो आपका 80 भूपर्पटी है ना, उसके 98% जो है आपका बनावट जो है 8 तत्वों से, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन का स्थान दूसरा आता है। अब मैंने यहां से एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको एमटीएस में बताया था और ये क्वेश्चन इत्तेफाक से एमटीएस में आया भी था, ठीक है भाई, कि भाई अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के भूपर्पटी पे किस धातु की सबसे अधिक अधिकता है, धातु है यहाँ पे,
ये धातु है, मेटल है। अगर इस प्रकार से लिखे कि भाई धातु की अधिकता होती है भू प्रपटी पे, तब आपको एल्युमिनियम आंसर लगाना होगा। आप देख रहे हो एल्युमिनियम की बनावट जो है 8% के लगभग है, 8.1 है। ऑक्सीजन तो एक तत्व है, ये कोई धातु नहीं है, और सिलिकॉन जो है उपधातु है। तो धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम आंसर मारना है। अब ये जो 8 तत्व हैं, अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे ज्यादा कौन है तो ऑक्सीजन, दूसरा स्थान सिलिकॉन, अगर धातु अधातु कुछ भी मेंशन न करे तो। इसके अलावा एल्युमिनियम, फिर आपका आयरन 5%, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और अदर्स है। अदर्स जो है 0.8% के ही समथिंग है। तो यही 8 तत्व जो है पृथ्वी के भूपट्टी की बनावट में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रकूट वंश के अधिकांश शासक किस धर्म को मानते थे? Which religion did most of the rulers of the राष्ट्रकूटा डेस्टिनी फॉलो? तो हिंदू और जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म से जुड़े रहे राष्ट्रकूट के शासक। ठीक है, पहले हिंदू थे, बाद में जैन बने, कुछ शासक इनके बौद्ध धर्म भी अपनाए। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा राजधानी मान्यखेत, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किस बात के लेकर? कन्नौज के लेकर। राष्ट्रकूट वंश की जो है स्वीकृत भाषा क्या थी? कन्नड़ और संस्कृत। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट ने भारत के दक्षिण मध्य में उत्तरी से भारत भूभाग पर राज किया था। ये वाले पार्ट पे राज किया था। देखिए यहां से यहां तक दक्षिण में किए थे, और दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े, और बीच वाले तो किए ही। तो इस प्रकार से दक्षिणी, मध्य और उत्तर भूभाग पे राज किए थे। प्रमुख शासक कौन थे भाई? कृष्ण थे, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्षा। अब इसी में 1 2 3 लगाते गए, इसके शासक बढ़ते गए। जैसे अमोघ वर्ष 5 है ना, कृष्णा तृतीय है ना, इसके अलावा गोविंद चतुर्थ, इस प्रकार से इसका नाम बढ़ता गया। राष्ट्रकूट वंश के जो राजकीय पक्षी है क्या था भाई? गरुड़। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन द इकोनॉमी? तो जो प्लानिंग करते हैं इसमें क्या मेन हमारा फोकस होता है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये सबसे बड़ी फोकस है एक जो है विकासशील अर्थव्यवस्था की। ठीक है, इसके अलावा जो विकसित है उसको तो खुद रोजगार में जुड़ा हो, तो बढ़ने को तो डिजिटलीकरण के बारे में सोचते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि कम से कम जो है रजिस्टर मेंटेन हो, डिजिटल भले ना हो, है ना। तो मतलब समझ रहे हैं ना। तो हम पहले रोजगार में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में नियोजन के मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता होते हैं, आर्थिक अस्थायी होते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना होता है, जो ऊंच नीच की खाई होती है। रोजगार के अवसरों के विकास कर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना होता है। यह अर्थव्यवस्था की न्याय मतलब नियोजन का मुख्य लक्ष्य होता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये राष्ट्रीय वाला है, 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, जो महान अर्थशास्त्री हुए और जिनके मॉडल पे है ना दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है लागू करवाया गया था, तो इन्हीं के जन्मदिन पे 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। और आपको याद होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, है ना। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को नेवी दिवस, है ना। तो इस प्रकार से जो है दिसंबर माह के 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो इस प्रकार से दिसंबर माह की कुछ बात आपको ध्यान रख लेना है यहाँ से, इस वाले स्लाइड से। अगला है हमारा कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। ये ऑलरेडी वेल मैच्ड है, आपको सिर्फ बताना है ना। तो भाई एक पारसेक कितने के बराबर होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष के। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं? 1 लाइट ईयर बराबर, तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें मीटर में तो 12 को 15 कर दीजिए, क्योंकि 3 को 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर का जो है 1 किलोमीटर होता है। तो इसी जब मान लीजिए लाइट ईयर खुद इतना बड़ा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, शायद कैलकुलेटर जो है सपोर्ट न ले, और इसको भी 3.26 टाइम जो है पारसेक है। तो इसीलिए बोला जाता है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्या? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारसेक है, वेल मैच्ड है। इसके अलावा 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब आवेश में। आवेश का जो है मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा प्रेरकत्व, इनके मात्रक क्या है भाई? हेनरी जो है प्रेरकत्व के मात्रक होते हैं। एक एवोगाड्रो संख्या में कितनी होती है भाई? तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितनी होती है? माफ कीजिएगा, एवोगाड्रो संख्या की मान कितनी होती है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के सेट नंबर 41। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस पीडीएफ के रिगार्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए कि पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा, व्हाट्सएप से आप मैसेज करेंगे, जवाब दिया जाएगा। ये जवाब क्या है कि आपको 25 रुपया पे करना है। 25 रुपया पे करने में हमारा इसी प्रकार के
57 क्लास का पीडीएफ मिलेगा, साथ में जो भी हम टॉपिक बैच कराएंगे वो पीडीएफ मिलेगा। तो ये सारी बेनिफिट आपको मात्र 25 रुपए में मिल रहा है, जो आने वाले एमटीएस एग्जाम, एसएससी, सीजीएल एग्जाम, इनके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।